आईसीएसई बोर्ड का हिस्ट्री का चैप्टर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म जो सेकंड चैप्टर है वो हम लोग डिटेल डिस्कशन उसका कर चुके हैं, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। आज अभी हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन वाइज और आंसर वाइज, कि किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, डिफाइन नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म क्या है? फीलिंग ऑफ वननेस, वननेस ऑफ कल्चर एंड वननेस ऑफ कॉमन हिस्ट्री। तो कल्चर और कॉमन हिस्ट्री की जो वननेस है वही नेशनलिज्म है, कंबाइंड फीलिंग। तो नेशनलिज्म पर चैप्टर है तो बेसिक डेफिनेशन तो नेशनलिज्म की पूछी जाएगी। इसके अलावा 1857 के पहले क्या रीजंस थे कि लैक ऑफ नेशनलिज्म था, तो आपको वो रीज़न आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि नेशनलिज्म 1857 के बाद डेवलप हुआ। 1857 के पहले जो मॉडर्न सेंस में जिसको हम नेशनलिज्म कहते हैं वो नहीं था, दैट वाज एब्सेंट। तो उसके क्या रीजंस थे? तो बेसिकली पहला फॉरमोस्ट रीज़न ये है कि जो इंडिविजुअल किंग्स थे उनके लिए सिंपैथी थी पब्लिक की। इंडिया एज अ होल का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि यूनियन जैक ने एक ना तो इंडिया को एक किया था और ना ही कॉमन लॉ थे इंडिया के लिए। ये लाइन मैं नहीं कह रहा, ये के एम पकड़कर फेमस हिस्टोरियन है इंडिया के, उन्होंने लिखा है कि यूनियन जैक ने इंडिया को एक कर दिया, तो इसलिए मैंने बोला है ये। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो 19वीं सेंचुरी में दो रीज़न बताइए जिसकी वजह से नेशनलिज्म डेवलप हुआ। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। तो नेशनलिज्म डेवलप होने के बेसिकली जो रीज़न है वो तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा और रीज़न हमने डिस्कस किया था, रोल ऑफ द प्रेस। ये सारे रीज़न हैं जिन्होंने नेशनलिज्म को डेवलप किया और प्रमोट किया। आपको एग्जाम्पल देना है, बताना है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी, इंडिया को कॉलोनी बना दिया गया और ब्रिटेन ने इंडिया को अपने फेवर के लिए कॉलोनी बनाया था। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ थी और यहाँ पर उनके फार्म्स थे। तो यहाँ फार्म से गुड सप्लाई होता था और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो हमारे फेवर में नहीं था, अगेंस्ट द कंट्री था। तो इंडिया में इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन के लिए आपको रीजंस बताने हैं कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन हुआ है उसके क्या रीजंस थे। तो स्टैग्नेशन इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं है, इंडियन इंडस्ट्री की ग्रोथ थी ही नहीं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरह से चाहती ही नहीं थी कि इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप हो। इंडिया की इंडस्ट्री डेवलप होगी तो ब्रिटिश इंडस्ट्री से कंपटीशन करेगी। उनको तो केवल रॉ मटेरियल चाहिए था इंडिया से, और रॉ मटेरियल चाहिए था नंबर 1, और फिर उनके गुड्स खरीदने के लिए मार्केट चाहिए था। दो चीज़ें चाहिए थी। वो कभी नहीं चाहते थे इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप हो, क्योंकि ये उनके इकोनॉमिकली उनके फेवर में नहीं था। इसीलिए उन्होंने जो बेसिक और पहला रीज़न है कि ब्रिटिश पॉलिसीज इस तरह की थी कि इंडिया में इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन रहे, और दूसरा बेसिक पॉइंट ये है कि इंडिया में कैपिटल का लैक था। कैपिटल इतनी थी ही नहीं किसी के पास कि इंडस्ट्री डेवलप कर सके। जो कुछ गिनती के लोग थे वो इस तरह से नहीं था कि एक ऑर्गेनाइज मार्केट डेवलप हो सके। तो प्रेस का क्या रोल है नेशनलिज्म को डेवलप करने में? तो देखिए, ये सारा डिस्कशन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, प्रेस का क्या रोल है। लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि प्रेस ने मेजर रोल प्ले किया। एक ऑल इंडिया फीलिंग जनरेट करी, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जनरेट करी, और नेशनलिज्म की और वननेस की जो फीलिंग आई, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाल गजट, ये सारे जो फेमस न्यूज़पेपर्स थे, इन न्यूज़पेपर्स ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, इनके जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को जनरेट करने में। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में बताना है आपको, और इसको वापस क्यों ले लिया गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको बताना है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था, और बाद में जो है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियंस के ऊपर। देखिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था वो इंडियन प्रेस को सप्रेस करने का एक टूल था। लॉर्ड लिटन सप्रेसिव वायसराय था, ऑर्थोडॉक्स वायसराय था, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला था। वहाँ पर दो पार्टीज थी, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। तो कंजर्वेटिव पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाला था। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को प्रमोट किया, और ये लॉ निकाला गया कि अगर कोई भी वर्नाक्युलर मतलब लोकल होता है, लोकल लैंग्वेज में कोई भी न्यूज़पेपर अगर पब्लिश हो रहा है और वो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट से कुछ भी लिखता है तो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। और ये जो इंग्लिश में छपने वाले न्यूज़पेपर्स थे उनके लिए नहीं था। स्पेशली ये टारगेट करके बनाया गया था अमृत बाजार पत्रिका को, जो बहुत फेमस न्यूज़पेपर था उस टाइम पर। इवन आज भी एक न्यूज़पेपर आता है जो उस एज का है, द हिंदू।
आपको दो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स बताने हैं जिन्होंने नेशनलिज्म की ग्रोथ में अपना रोल प्ले किया। दैट इज़ द बंगाली बनर्जी का और अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष का। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जिनके लिए वर्क कर रहे थे, आपको मेजर पॉइंट्स लिखने हैं। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑब्वियसली चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे, सती सिस्टम के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे, डाउरी के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे। ये सारे पॉइंट्स हैं। आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में दो सोशल रिफॉर्मर्स के नाम बताने हैं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, यू कैन नेम एनी, किसी का नाम दे सकते हैं आप। ज्योतिबा फूले ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था और कब? तो 1873 में सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले, और ज्योतिबा फूले ने जो सप्रेस्ड क्लास था, सो कॉल्ड लोअर क्लास जिसको सोसाइटी में बोलते थे, उसके लिए वर्क किया। तो इल्बर्ट बिल का क्या ऑब्जेक्टिव था और ये क्यों नहीं पास हो पाया? इल्बर्ट बिल का ऑब्जेक्टिव ये था कि जुडिशियल इक्वलिटी लाना, यानी इंडियन मैजिस्ट्रेट्स और यूरोपियन मैजिस्ट्रेट्स को एक इक्वलिटी पर रखना। ये बात इंडियंस के लिए तो फेवरेबल थी, इंडियंस के लिए रेस्पेक्टेबल थी, लेकिन ये रिपन लिबरल वाइसरॉय था, रिपन ने इसको दिया था और इसको ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसीलिए इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स की जो लॉबीज थी वो बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट थी, और इवन वाइसरॉय रिपन को अपनी वाइसरॉयशिप खोनी पड़ी इस बिल के लिए। सो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, कोलकाता, इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने रखी थी। और इंडियन एसोसिएशन के दो ऑब्जेक्टिव बताइए क्या हैं? तो बेसिकली देखिए, बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, दो ऑब्जेक्टिव बताइए, एक ऑब्जेक्टिव बताइए। तो इंडियन एसोसिएशन के बेसिक पहला तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने वीडियो में डिटेल डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्टिव ये था कि सिविल सर्विस की जो एज है जो घटाई गई है उसको बढ़ाया जाए, और पब्लिक मासेस को पॉलिटिकली अवेयर बनाना, उनके बीच में अवेयरनेस फैलाना, ये इंडियन एसोसिएशन का बेसिक रोल था, इंटीग्रेशन करना इंडियन लोगों का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो पॉलिटिकल एसोसिएशन उसका नाम बताना, इंडियन एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी एसोसिएशन फाउंड करी थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और किस अंग्रेज ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन में अपना मेजर रोल प्ले किया? डिस्कस हो चुका बहुत अच्छी तरीके से। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने अपना रोल प्ले किया। तो सेकंड, कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन है ये तो डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। कांग्रेस का जो दूसरा सेशन है ये कोलकाता में हुआ है 1886 में, और दैट वाज प्रेसाइडेड बाय दादा भाई नौरोजी। पहला सेशन के प्रेसिडेंट व्योमेश चंद बैनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं, व्योमेश चंद बैनर्जी। तो पहले सेशन में व्योमेश चंद बैनर्जी उसके प्रेसिडेंट थे, और दादा भाई नौरोजी सेकंड सेशन के प्रेसिडेंट थे 1886 में। अब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने क्या रोल प्ले किया है हमारे नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने में? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन है, इसने हमारे नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने में मेजर रोल प्ले किया है, क्योंकि इन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी को अपनी जो पुरानी मिडेबल जो सोच थी उससे बाहर निकलकर आने के लिए प्रमोट किया, और जो चीज़ें ऐसी थी जो इनह्यूमन ट्रेट्स थे उनको उनके अगेंस्ट वर्क किया गया। तो केवल ऐसा ही नहीं है कि इंग्लिश एजुकेशन से ही सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं। आर्य समाज इसका एग्जाम्पल है कि किस तरह से आर्य समाज ने वैदिक नॉलेज को लेकर के प्रमोट किया सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को। तो कॉलोनियल पॉलिसीज़ का भी मेजर रोल रहा है। आपको बताना है कि रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ किस तरह से रिस्पॉन्सिबल थी। तो लॉर्ड लिटन की पॉलिसीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लॉर्ड लिटन ने इंडियन लोगों को सप्रेस करने के बहुत कोशिशें करी, और जो कोशिशें करी उसके रिएक्शन में नेशनलिज्म अराइज हुआ। तो अगर आप कंपेयर करें तो आइडियोलॉजी ज़्यादा सप्रेसिव है लिटन से, लेकिन लिटन के समय में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो चुकी है। डलहौजी के समय में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है, झांसी के लिए फाइट कर रहा है, लेकिन लिटन के समय में इंडिया के लिए फाइट कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है। तो प्रेस का रोल आपको बताना है। प्रेस ने एक इंडिया को यूनाइट कर दिया, कॉमन व्यू बनाया, इंडियननेस की फीलिंग लाई, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने में प्रेस का मेजर रोल है। आपको प्रेस न्यूज़पेपर्स के नाम भी हम पढ़ चुके हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर आपको एक नोट लिखना है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑब्वियसली ये लोकल लैंग्वेज के लिए आया, और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1878 में आया, लॉर्ड लिटन लाए, और ये इसलिए आया कि लोकल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको सप्रेस किया जा सके। वो एंटी ब्रिटिश एजेंडा जो जनरेट कर रहे थे उसको सप्रेशन के लिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली ये काम कर रहा है इकोनॉमिक नेशनलिज्म से प्रमोट होकर के। तो इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो भी बनी हैं वो इस तरह से बनाई जाए कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कम हो,
और वेलबाई कमीशन अपॉइंट किया गया इन्हीं के कहने पर। तो एक्सपेंडिचर कमीशन को अपॉइंट करना, पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करना और साथ में वायसराय की काउंसिल को एक्सपेंड करना, ऐसे कुछ माइनर इनकी डिमांड्स थी और धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने जो शुरुआत में डिमांड्स करी गई उनको पूरा भी किया। दादा भाई नौरोजी का रोल बताना है आपको क्या था इंडियन नेशनलिज्म में। तो दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, जब चैप्टर डिस्कस किया है कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फाउंड किया, ब्रिटेन में जाकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके इंडियन इशू को बहुत स्ट्रांगली वहाँ पर रखा और इंडिया के बारे में जो अवेयरनेस जो ब्रिटिश मास में थी उसको जनरेट करने का काम दादा भाई नौरोजी ने किया है। और आपको ये बताना है कि कांग्रेस के फाउंडर कौन है और कांग्रेस कब फाउंड हुई। तो कांग्रेस के फाउंडर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है और 1885 में डिस्कस हो चुका है कि कांग्रेस पूना में सेशन होना था लेकिन फाइंड आउट की गई मुंबई में, जिसका नाम बॉम्बे था पहले। तो कांग्रेस को बनाने में डफरिन ने क्यों अपना रोल प्ले किया, क्योंकि ये डफरिन चाहते थे सेफ्टी वॉल्व एक बनाना चाहते थे कि पब्लिक क्या सोच रही है ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए इसलिए, लेकिन वो सेफ्टी वॉल्व की तरह कांग्रेस ने काम नहीं किया। बहुत जल्दी समझ में आ गया डफरिन को कि ये सेफ्टी वॉल्व नहीं है। तो आपको बताने हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले कुछ एसोसिएशन के नाम बताइए। तो एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन है, ये सारी लैंड ओनर सोसाइटी है, लैंड होल्डर सोसाइटी है, बहुत सारे एसोसिएशन हैं जो जिन्होंने फाउंडेशन डाली और बाद में मिलकर के देवेंद्रनाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई थी बंगाल में, और ये तो 1839 की बात है। तो 1857 के पहले भी ये सब चलते चले आ रहे थे, ऐसा नहीं कि 1885 के आसपास ही सब बने हैं। तो 1885 के समय सबसे बहुत एक्टिव थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसलिए उनका नाम लिया जाता है, नहीं तो ये सब काम राम मोहन रॉय के पीरियड से ही चलते चले आ रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि नेशनल मूवमेंट के ग्रोथ में राजा राम मोहन रॉय का क्या रोल है। और राजा राम मोहन रॉय बेसिकली इंडियन नेशनलिज्म के फादर बोले जाते हैं, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने रिफॉर्म शुरू किया। और राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज को इस्टेब्लिश किया। ये बात ठीक है, ब्रह्म समाज बाद में डिवाइड हो गया, केशव चंद्र सेन ने दूसरा ब्रह्म समाज बना दिया, आदि ब्रह्म समाज अलग हो गया, बहुत कुछ इसमें हुआ। बाद में ब्रह्म समाज ने अपनी इंपॉर्टेंस भी खो दी, साउथ में जाकर के मद्रास में वो ब्रह्म समाज का दूसरा नेम हो गया। लेकिन राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने रियलाइज़ किया कि इंग्लिश एजुकेशन का यूज़ करके हिंदू रिलीजन में और इंडियन रिलीजन में रिफॉर्म किया जा सकते हैं। तो ये काम राजा राम मोहन रॉय ने किया है, इसलिए उनको इंडियन नेशनलिज्म का फादर कहा जाता है। क्योंकि अब नेशनलिज्म का फादर क्यों कहा जाता है, क्योंकि नेशनलिज्म जो फीलिंग है वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की वजह से आई है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एक बेसिक रीज़न है नेशनलिज्म के लिए। तो दीज वर सम क्वेश्चंस, हम लोग बाकी क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए।